हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एक और फ़िल्म की कहानी को लेकर आए हैं और ये फ़िल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस फ़िल्म का नाम है केसरी चैप्टर 2। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सीधा इस फ़िल्म की कहानी की ओर। फ़िल्म केसरी चैप्टर 2 की कहानी सिर्फ़ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय समाज और ब्रिटिश राज के बीच गहरे विभाजन को दर्शाती है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों की भीड़ पर जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। यह घटना ब्रिटिश उपनिवेशवाद के क्रूर चेहरे का प्रतीक बन गई और इसने पूरे भारत में रोष पैदा कर दिया। इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनी कार्यवाही को उचित ठहराने की कोशिश की और दोषियों को बचाने का प्रयास किया। यहीं पर सी शंकरन नायर का किरदार महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्षय कुमार द्वारा निभाया गया सी शंकरन नायर का किरदार फिल्म की रीढ़ होती है। वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि उस समय के एक प्रबुद्ध भारतीय थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के भीतर रहकर भी न्याय और मानवाधिकारों की वकालत की। शंकरन नायर मद्रास के प्रेसिडेंसी कोर्ट के एक जज और बाद में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी रहे थे। उनका इस्तीफा और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करना उस समय की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में एक असाधारण कदम था। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे नायर ने अपने पद और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई। यह उनके व्यक्तिगत बलिदान, उनकी दृढ़ता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। नायर जानते थे कि यह लड़ाई कितनी मुश्किल होगी, लेकिन उन्होंने सच्चाई को सामने लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। मुकदमा भारत में नहीं, बल्कि लंदन की अदालतों में लड़ा गया, जिसने इस लड़ाई को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। लंदन में मुकदमा लड़ने का मतलब था ब्रिटिश न्याय प्रणाली के केंद्र में ब्रिटिश सरकार को ही चुनौती देना। एक अकेला भारतीय वकील दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक के खिलाफ खड़ा था। फिल्म कोर्ट रूम की बारीकियों और लंदन के तत्कालीन कानूनी माहौल को भी दर्शाती है। यह दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य अपनी छवि बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, जिसमें सबूतों को दबाना, गवाहों को प्रभावित करना और कानूनी प्रक्रियाओं का फायदा उठाना शामिल था। आर माधवन का किरदार नेविले मैकिलने ब्रिटिश प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करता है। मैकिलने केवल एक विरोधी वकील नहीं है, वह ब्रिटिश साम्राज्य की उस सोच का प्रतीक भी है जो अपनी श्रेष्ठता और उपनिवेशवाद को सही ठहराती थी। उनके और शंकरन नायर के बीच की बहस केवल कानूनी दलीलें नहीं, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का टकराव है। एक ओर साम्राज्यवादी अहंकार और दूसरी ओर न्याय, समानता और स्वतंत्रता की भारतीय आकांक्षा। अनन्या पांडे द्वारा अभिनीत दिलजीत गिल का किरदार कहानी में एक महत्वपूर्ण परत जोड़ता है। वह शंकरन नायर की युवा सहायक होती हैं, जो इस कानूनी लड़ाई में भावनात्मक और बौद्धिक रूप से उनका समर्थन करती हैं। दिलजीत का किरदार उस समय के युवा भारतीय राष्ट्रवादियों की बढ़ती जागरूकता और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। वह नायर के लिए सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि उनकी मशाल को आगे ले जाने वाली अगली पीढ़ी भी होती है। फिल्म में दिलजीत के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे यह मुकदमा केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लौ को और प्रज्वलित कर दिया था। यह मुकदमा भारतीय जनमानस में न्याय और आत्मनिर्णय की भावना को जगाने में सहायक सिद्ध हुआ। फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड की केवल एक राजनीतिक और कानूनी पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करती, बल्कि इसकी मानवीय त्रासदी को भी गहराई से दर्शाती है। फ्लैशबैक और भावनात्मक दृश्यों के माध्यम से नरसंहार की क्रूरता, मासूम लोगों की पीड़ा और उस घटना के बाद बचे हुए लोगों के मानसिक आघात को दिखाया जाता है। यह दर्शकों को उस दर्द से जोड़ता है जिसके लिए शंकरन नायर न्याय मांग रहे थे। केसरी चैप्टर 2 अंततः आशा और दृढ़ता की एक कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति के साहस और दृढ़ संकल्प से न्याय के खिलाफ
एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है और कैसे इतिहास की अनसुनी कहानियाँ आज भी हमें प्रेरित कर सकती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि न्याय के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता और सच्चाई हमेशा सामने आती ही है। धन्यवाद।